हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न PSIR। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था एरिस्टोटल को पढ़ना, उनके बारे में समझना, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक उनके बायोग्राफी के साथ साथ उनके कई सारे थ्योरीज को भी काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग करने जा रहे हैं उनके वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी, द थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, बी एनर्जेटिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन को समझना उनके दिए गए एक प्यारे से कोट के साथ। रिवॉल्यूशन इज द लास्ट रिसॉर्ट ऑफ द ऑपरेस्ड एंड द एक्सप्लॉइटेड। फ्रेंड्स, आप जो ये कोट देख रहे हैं, ये एरिस्टोटल ने अपने बुक द पॉलिटिक्स में इसका जिक्र किया है, जिसके माध्यम से वो हमें समझाना चाहते हैं कि अगर स्टेट के अंदर किसी इंडिविजुअल के साथ अगर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो उसका ये लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए कि वो रिवॉल्ट करे, वो रिवॉल्यूशन लाए स्टेट के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि उनका मानना है कि हर एक इंडिविजुअल को पहले ट्राई करना चाहिए कि अगर उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो वो लीगल मेथड का यूज़ करे और लीगल मेथड के थ्रू ही अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो फाइंड आउट करे। लेकिन फिर भी अगर वो मतलब सारे लीगल मेथड को यूज़ करने के बाद भी अगर उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है, तब जा कर के उसे रिवॉल्यूशन एज ए लास्ट रिसॉर्ट उसे यूज़ करना चाहिए। गेटिंग इट? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि हम लोग एरिस्टोटल को टोटल 10 पार्ट में पढ़ेंगे, इस सीरीज को टोटल, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक इसके 7th पार्ट तक काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। इसमें से इंट्रोडक्शन ऑफ एरिस्टोटल भी है, थ्योरी ऑफ स्टेट, थ्योरी ऑफ सिटीजन, थ्योरी ऑफ स्लेवरी, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और थ्योरी ऑफ जस्टिस को काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। और आज हम लोग करने जा रहे हैं इनके थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन को। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर के पहले पिछले वीडियोस को आप लोग देख लें। वो सारे वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ताकि आप लोगों को ये वीडियो समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो और सारे डॉट्स को आप लोग इजीली कनेक्ट कर पाओ। आने वाले वीडियोस में हम लोगों ने इसके थ्योरी ऑफ लॉ और इनका क्रिटिसिज्म वाले पार्ट को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले चलिए ये समझते हैं कि रिवॉल्यूशन होता क्या है, स्टेट में इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और आखिर थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे का रीज़न है कि एरिस्टोटल देखते हैं कि ग्रीक सिटी के सभी छोटे बड़े स्टेट में काफ़ी फ्रिक्वेंटली रिवॉल्यूशन हो रहे थे और वहाँ पे इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई थी कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर ही नहीं पा रहा था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी बनी हुई थी स्टेट में, जिसके कारण से क्या हो रहा था कि स्टेट में पीस एंड प्रोस्पेरिटी स्टैब्लिश हो ही नहीं पा रहा था। और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस आना, छोटा या बड़े पैमाने पे आना, उनके लिए ये रिवॉल्यूशन का रिजल्ट होता था। ठीक है, और इसीलिए वो थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, काफ़ी एग्जॉस्टिव स्टडी के बाद, काफ़ी गहन अध्ययन के बाद, जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि इसका कॉज क्या है, आखिर रिवॉल्यूशन का रीज़न क्या है स्टेट में, और साथ ही साथ उन्होंने इसके सॉल्यूशंस को भी बताया, इसके रिमेडीज़ को भी बताया, इसके उपचार को भी काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि अगर स्टेट में रिवॉल्यूशन हो रहे हैं तो रिवॉल्यूशन का कारण क्या है और उससे हम लोग कैसे उसका कॉप आउट कर सकते हैं, वहाँ से उसका रिमेडीज़ बताया, उसका उपचार भी उन्होंने थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन में ही दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब ये समझते हैं कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग रिवॉल्यूशन क्या है। ठीक है, वो किस नज़रिए से देखते हैं कि रिवॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सोचें तो उनका मानना है कि हर एक छोटा या बड़ा बदलाव स्टेट में आना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, रूलर से रिलेटेड हो, या फिर वहाँ के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड ही क्यों ना हो। ठीक है, अगर किसी भी तरह का बदलाव हो रहा है तो वो उसे रिवॉल्यूशन का नाम देते हैं, जिसमें कि वो कहते हैं क्या कि ए रिवॉल्यूशन दैट मे चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा कोई रिवॉल्यूशन आए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दे, या कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए ऐसा कोई रिवॉल्ट हो, तो वो क्या होगा, और मतलब उसके कारण क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आता है, तो ये रिवॉल्यूशन का पार्ट होगा। ठीक है, मान लीजिए सेकंड पॉइंट के तौर पे हम लोग ये समझें कि अगर कोई रूलिंग पीपल रूल कर रहा है किसी स्टेट में, मान लीजिए वो किसी एलिट क्लास का हो सकता है, मिडिल क्लास का हो सकता है, या पुअर क्लास का हो सकता है, जो स्टेट को रूल कर रहा है। ठीक है, तो अगर जो क्लास का लोग वहाँ पे रूल कर रहा है, अगर उसका अपोजिट क्लास वाला अगर उसके खिलाफ रिवॉल्ट करने लग जाए, ठीक है, और उसी उखाड़ फेंकने का सोचिए और अपना गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने का सोचिए, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये भी एक रिवॉल्यूशन होगा। फिर एरिस्टोटल कहते क्या है कि अगर मान लीजिए कहीं पे किसी स्टेट में अगर किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मान लीजिए अगर ओलिगार्की है, ठीक है, वहाँ पे ओलिगार्की और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये भी एक रिवॉल्यूशन होगा स्टेट के अंदर। मान लीजिए कहीं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाए, वो भी एक रिवॉल्यूशन होगा।
और इसका हम लोग अपोजिट भी देख सकते हैं। मान लीजिए डेमोक्रेसी अगर काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया, ओलिगार्की बहुत ज़्यादा वीक हो गया या मोनार्की में कन्वर्ट हो गई डेमोक्रेसी, ठीक है? तो ये सब क्या होगा, ये सब एक रिवॉल्यूशन का इफ़ेक्ट होगा, रिवॉल्यूशन का रिज़ल्ट होगा। इसका ये ऐसा मानना था किसका? एरिस्टोटल का। फिर एरिस्टोटल ये भी कहते हैं कि मान लीजिए अगर किसी मतलब स्टेट में अगर किसी इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अगर कुछ भी चेंज आ रहा है ऑफिस को लेकर के, अगर किसी को मतलब जॉब रिक्वायरमेंट को लेकर के या तो फिर किसी भी तरह का बदलाव आ रहा है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, तो वो भी एक रिवॉल्यूशन का ही पार्ट होगा। बेसिकली ये पॉलिटिकली ज़्यादा एक्टिव रहते थे। एरिस्टोटल अपनी थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन में बताया है कि उन्होंने कि अगर कोई भी पॉलिटिकल चेंजेस आ रहा है, किसी भी तरीके से वो चेंजेस हो रहा है स्टेट में, तो वो रिवॉल्यूशन का पार्ट होगा, ठीक है। फिर वो कहते हैं क्या कि मान लीजिए किसी सेट ऑफ पीपल ऑफ गवर्नमेंट, मान लीजिए गवर्नमेंट में है, ठीक है। सेट ऑफ पीपल कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कोई ऐसा सेट ऑफ पीपल, कोई ग्रुप ऑफ पीपल रूल कर रहा है स्टेट में और वो किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज को फॉलो करता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वो मतलब कि थॉट को फॉलो करता है, किसी लॉ को फॉलो करता है, और बाकी लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आ रहा है, तो वो लोग क्या करेगा, उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करना चाहेगा। उन लोग चाहेगा कि हम लोग इस गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकें और अपना गवर्नमेंट स्टैब्लिश करें जो कि स्टेट के वेलफेयर के लिए वर्क करेगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो थॉट है, जो इस तरीके का मतलब की बात रखता है, तो वो भी एक रिवॉल्यूशन का पार्ट है। और इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टेट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ भी करना पड़े, ठीक है, तो वो सही है। लेकिन अगर इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसी भी फॉर्म में आता है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में हो, रूलिंग पीपल के फॉर्म में हो, या उसके फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो, या सेट ऑफ पीपल में हो, किसी भी तरीके का मतलब आता है चेंजेस, तो वो एक रिवॉल्यूशन का रिजल्ट होगा। और ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे एरिस्टोटल रिवॉल्यूशन को लेकर के। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि रिवॉल्यूशन के कारण क्या क्या है, ठीक है, कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन क्या क्या होते हैं। तो एरिस्टोटल ने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पर्टिकुलर कॉज, दूसरा जनरल कॉज, ठीक है। तो क्या है ये दोनों, पर्टिकुलर कॉज क्या होता है, जनरल कॉज क्या होता है? तो एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि मान लीजिए जनरल कॉज वो होता है जो यूनिवर्सल हो, जो सभी पे इम्पैक्ट करता हो, ठीक है, वो क्या होगा, वो जनरल कॉज होगा। लेकिन पर्टिकुलर कॉज क्या होगा कि मान लीजिए किसी स्पेसिफिक चीज़ से वो मतलब आ रहा है, या किसी स्पेसिफिक चीज़ पे वो इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये वो पर्टिकुलर कॉज होगा। कैसे? तो मान लीजिए इंडिया में जैसे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत में, उसमें वो क्या था, एक जनरल कॉज था, क्योंकि उसके पीछे इकोनॉमिक फैक्टर था, पॉलिटिकल फैक्टर था, रिलीजियस फैक्टर था, सोशल फैक्टर था, मिलिट्री फैक्टर था, और तमाम तरीके के कारण उसके पीछे थे, इसीलिए वो एक जनरल कॉज था। लेकिन उसका पर्टिकुलर कॉज क्या था, ठीक है, तो उसका पर्टिकुलर कॉज बना था कि इनफील्ड राइफल में पिग का और क्या बोलते हैं काव का जो लिपिड्स है उसको यूज़ करने का जो ये कारण था, वो पर्टिकुलर कॉज बना था, जिससे मंगल पांडे ने वहाँ पे रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो वो क्या था, वो पर्टिकुलर कॉज था उस इंसिडेंट के लिए। लेकिन जनरल कॉज क्या था, उसके पीछे के सारे कारण एक जनरल कॉज का रूप लिया था, ठीक है। तो उसी प्रकार एरिस्टोटल कहते हैं क्या कि मान लीजिए पर्टिकुलर कॉज क्या होता है, अगर किसी स्टेट में मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है, ठीक है, कहीं पे मोनार्की रूल कर रहा है, और ऐसा हो जाए कि उसकी फैमिली वाले ही, उसके जो घर वाले हैं, वही उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने लग जाएं, षड्यंत्र रचने लग जाएं, क्या कि जो राजा या रानी है उस घर का, उसको हम लोग उखाड़ के फेंके और हम लोग खुद भी राजा रानी बनने का कोशिश करें, ठीक है। इस तरह का षड्यंत्र तो घर में हो ही सकता है, फैमिली में ही हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉज होगा, ये पर्टिकुलर कारक होगा कि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंकने का जो रिवॉल्यूशन आ रहा है वो उसकी फैमिली से ही आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए मेरे स्टेट में अगर मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, और वो मेरे ही फैमिली से कोई है, तो मेरा जल मतलब कि उसके लिए मैं जेलसी फील करूंगा, ठीक है। और जेलसी के कारण क्या होगा कि मैं चाहूंगा कि वो राजा से पद से उधर जाए और मैं राजा बन जाऊं, ठीक है। तो ये जेलसी जो है, ये षड्यंत्र जो हम लोग रच रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये पर्टिकुलर कॉज है, ठीक है, क्योंकि ये उसी के अंतर्गत हो रहा है, ये उसी फैमिली के अंतर्गत हो रहा है, ये मोनार्की के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत ही हो रहा है, उसे बदलने के लिए हो रहा है। फिर वो सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पे एरिस्टोक्रेसी है, कहीं पे ओलिगार्की है, ठीक है, वहाँ पे रिवॉल्यूशन अगर कैसे आएंगे, तो वहाँ पे मतलब पर्टिकुलर कॉज इस तरीके से होगा रिवॉल्यूशन का कि मान लीजिए वहाँ पे षड्यंत्र कौन रचेगा, पुअर रचेगा। क्यों? क्योंकि कुछ इलिट क्लास के लोग रूल करते हैं एरिस्टोक्रेसी में, ठीक है। वहाँ पे कुछ मतलब कि जो इलिट क्लास के लोग होंगे, जो बुर्जुआजे क्लास के लोग होंगे, वो लोग रूल करते हैं ओलिगार्क मतलब एरिस्टोक्रेसी में, ओलिगार्की में, ठीक है।
तो जो उस स्टेट के जो पुअर क्लास के लोग होंगे, वो लोग वहाँ पे षड्यंत्र रचेंगे, कॉन्स्पिरेसी करेंगे उसके खिलाफ कि हम लोग उस लोगों को कैसे उखाड़ फेंकें, क्योंकि वो लोग अपने हित के लिए काम कर रहा है, वो लोग मेजोरिटी है, वो लोग एलिट क्लास के लोग हैं। ऐसा माइंडसेट किसमें बन जाता है? पुअर के लोगों में बन जाता है। जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों के मन में ऐसा आएगा कि वो लोग हमारे साथ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और ये सारा जो कारण बनेगा वो क्या होगा? पर्टिकुलर कॉज बनेगा एरिस्टोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने के लिए, ठीक है। फिर थर्ड आर्ग्यूमेंट वो देते हैं शटल, कहते हैं क्या कि मान लीजिए कहीं डेमोक्रेसी है, ठीक है। अगर डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहीं पे चल रहा है, तो वहाँ पे भी तो कॉन्स्पिरेसी हो सकता है। रिच का पुअर के अगेंस्ट हो सकता है, पुअर का रिच के अगेंस्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी रिच और पुअर कहने का मतलब आप माइनॉरिटी और मेजोरिटी को भी समझ सकते हैं कि कहीं मान लीजिए अगर मेजोरिटी रूल कर रही है डेमोक्रेसी में, तो जनरली मेजोरिटी रूल करती है, तो वहाँ की जो माइनॉरिटी क्लास के लोग होंगे तो वो लोग के अंदर जेलसी आएगा, ठीक है। वो लोग चाहेंगे कि नहीं, जो डेमोक्रेसी में जो रूल कर रहे मेजोरिटी, वो लोग अपने हित में काम कर रहे हैं, वो लोग हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसा फील तो वो लोग के अंदर आ ही सकता है माइनॉरिटी के अंदर कि हम लोग के साथ मतलब हम लोग को सप्रेस किया जा रहा है, हम लोग को दबाया जा रहा है, ठीक है। और ये सबसे क्या होगा कि जब डेमोक्रेसी काफ़ी हाई लेवल पे आ जाएगा, ठीक है, वो लोग जब अपने हित में सोचने लग जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे करप्शन काफ़ी भारी मात्रा में बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये सारा क्या होगा, ये पर्टिकुलर कॉज होगा किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बदलने के लिए, ठीक है। तो ये उसका जो पर्टिकुलर कारण हो रहा है, ये बताते हैं क्या कि ये किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए होता है। ये कौन बता रहे हैं? बता रहे हैं एरिस्टोटल अपने पर्टिकुलर कॉज के अंतर्गत, ठीक है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि जनरल कॉज क्या होता है, ठीक है। तो जनरल कॉज में वो क्या कहते हैं कि मान लीजिए अगर किसी स्टेट में फीलिंग ऑफ इनजस्टिस है, ठीक है, फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी है, तो ये क्या होगा कि अगर मान लीजिए हमको ये ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि ये रिवॉल्यूशन का रूप ले लेगा, ठीक है। और फिर एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि इट माइट बी रियल और इमेजिनरी। कहने का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए ये रियल किस तरीके से हुआ, तो रियल इस तरीके से हुआ कि मान लीजिए स्टेट के पास कुछ रिसोर्सेज है, ठीक है, और उसी स्टेट को डिवाइड करना है। मान लीजिए मुझे जितना मिला, बाकी को उससे कम या उससे ज़्यादा मिला, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये रियल इनजस्टिस होगा, रियल इनइक्वालिटी होगा, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है, जो मुझे महसूस कर रहा है। तो इससे क्या होगा, मेरे अंदर क्या होगा कि रिवॉल्यूशन का भावना आएगा स्टेट के लिए, ठीक है। लेकिन इमेजिनरी क्या होगा, मान लीजिए स्टेट ने ऐसा कोई लॉ बनाया, ठीक है, ऐसा कोई रूल बनाया, ठीक है, कि अब से स्टेट में इस तरीके का काम होगा और ये सबके हित के लिए, ठीक है। और इट माइट बी पॉसिबल कि वो ऐसा हो भी, ठीक है, वो हमारे हित में भी हो, लेकिन मान लीजिए हम कहीं किसी और एंगल से सोच रहे हैं और मुझे लग रहा है कि नहीं, वो मुझे दबाने के लिए हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि हम इनइक्वालिटी फील करेंगे, इनजस्टिस फील करेंगे, और ये भी क्या होगा कि रिवॉल्यूशन का कारण लेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, हम किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं सोच रहे हैं, ये हम पूरे स्टेट के लिए सोच रहे हैं। इसीलिए एक जनरल कॉज बनता है कि पूरे स्टेट में इनइक्वालिटी आ सकती है और ये रिवॉल्यूशन का रूप ले सकता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बताते हैं जनरल कॉज में, तो एस्टोटल क्या कहते हैं कि पैशन फॉर पावर एंड प्रिविलेज जो है वो इसका सबसे बड़ा कारण बन सकता है। क्या कि मान लीजिए अगर मेरे अंदर पैसा हो कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पावर हो, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज हो कि हम स्टेट को कंट्रोल कर सकें, स्टेट में अपना रूल इस्टेब्लिश कर सके, जो हम चाहे वो हो, ठीक है। ये जो पैसन आएगा मेरे अंदर पावर का, और इससे क्या होगा कि हम बाकी लोगों को एक्सप्लॉइट करना भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो बाकी लोग होंगे, जो पूरे क्लास के लोग होंगे, वो लोग हमारे खिलाफ रिवोल्ट करेंगे, रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, और ये स्टेट में काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी पैदा कर सकती है। नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या देते हैं कि मान लीजिए अगर जो रूलिंग क्लास है, ठीक है, जो स्टेट में रूल कर रहा है, वो फियरलेसनेस है, उसके अंदर कोई भी डर नहीं है, उसके अंदर मतलब उसके ऊपर ऐसा कोई भी सर्विलांस नहीं है, कोई भी ऐसा लिमिटेशंस नहीं है, वो किसी भी हद तक लॉ बना सकता है, किसी भी हद तक वो अपना काम कर सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा करप्शन आने का संभावना बढ़ जाएगा, कि क्योंकि उसके ऊपर कोई ऐसा है ही नहीं, ऐसा अथॉरिटी है ही नहीं जो कि उसको रूल कर सके, उसको लिमिट कर सके। तो इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा करप्शन वहाँ पे बढ़ जाएगा रूलिंग क्लास के अंतर्गत, और ये एक रिवॉल्यूशन का रूप ले लेगा। फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट देते हुए एस्टोटल कहते हैं कि मान लीजिए स्टेट के पास काफ़ी ज़्यादा इनकम है, वेल्थ है, लेकिन वो मतलब कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो इनइक्वालिटीज पैदा कर सकता है कि मान लीजिए स्टेट के पास बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज है, लेकिन उस भी उसका 70% जो पार्ट है वो किसी कुछ एलिट क्लास के लोगों के अंतर्गत आता है, और बाकी लोगों के पास मात्र 20 या 30% का उसका रिसोर्सेज है, ठीक है। तो ये फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी पैदा करता है हर एक इंडिविजुअल के अंतर्गत, स्टेट में रहने वाला, कि हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा। अगर हम लोग भारत के पर्सपेक्टिव से समझें, इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझें, तो हम लोग देखते हैं क्या कि जो इंडिया का मेन मतलब कि जो मोस्टली रिसोर्सेज है वो काफ़ी एलिट क्लास के लोगों में, बाकी यहाँ पे पुअर क्लास काफ़ी पुअर है, लेकिन जो अमीर है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है,
तो वही एरिस्टोटल कहते हैं क्या कि ये जो फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी है ये भी रिवॉल्यूशन का काफ़ी बड़ा कारण बन सकता है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में वो क्या कहते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि जो राइवलरी होता है, ठीक है, सेक्शंस के अंदर ही, मान लीजिए एक स्टेट में कुछ ग्रुप ऑफ सेक्शंस है, ठीक है, तो कुछ सेक्शंस में जो बटे हुए लोग हैं वो लोग आपस में भी तो षड्यंत्र रख सकते हैं, आप एक दूसरे के खिलाफ भी तो मतलब कि गलत सोच सकते हैं और गलत भावना रखेंगे, और इससे क्या होगा कि उन लोगों के अंदर अगर राइवलरीज फैलेगी, ठीक है, तो वो लोग खुद के साथ भी गलत कर सकता है। अगर हम आपके बारे में गलत सोचेंगे, आप मेरे बारे में गलत सोचेंगे, तो ये भी तो मतलब कि रिवॉल्यूशन का रूप ले सकता है स्टेट के अंतर्गत, कि हम आपके साथ रिवॉल्ट करके आपको अब सप्रेस करना चाहेंगे, आप हमको सप्रेस करना चाहेंगे। तो वही एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है रिवॉल्यूशन का स्टेट में, जो कि एक जनरल कॉज है, एक कॉमन कॉज है, ठीक है। नेक्स्ट आर्गुमेंट देते हुए कहते हैं कि मान लीजिए अचानक से फॉरेनर्स स्टेट में आ गए, ठीक है, और फॉरेनर स्टेट में आ गए और वो अपना रूल दिखा रहे हैं, ठीक है, वो बड़े बड़े पोस्ट पे आकर के रूल कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, और वो अपना लॉ मतलब कि बना करके वो इम्पोज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सडन इनफ्लो होगा फॉरेनर्स का, ठीक है, तो इससे जो इंडिविजुअल्स होंगे, जो वहाँ के लोग होंगे, ठीक है, जो नेटिव पीपल होंगे, वो लोग रिवोल्ट करेंगे, ठीक है, तो ये भी तो रिवॉल्यूशन का कारण हो सकता है। गॉट इट। फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट देते हुए एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि मान लीजिए जो रूलिंग क्लास के लोग हैं, ठीक है, और वो स्मॉल चेंजेस को इग्नोर कर रहे हैं, कि मान लीजिए स्टेट में कुछ छोटा छोटा बदलाव हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो इसको इग्नोर कर दे रहा है कि ठीक है छोड़ो, हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है। वो लोग अगर छोटे चेंजेस को फाइंड आउट करके उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं कर रहा है रूलिंग क्लास, चाहे वो कोई भी स्टेट में रूल कर रहा हो, कोई भी क्लास के लोग रूल कर रहे हो, वो अगर इसे इग्नोर करते हैं, इसका सॉल्यूशन मतलब ना दे करके, तो ये आगे चल के बहुत बड़ा ये रिवॉल्यूशन का रूप ले सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या देते हैं कि एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि मान लीजिए स्टेट किसी को रिवॉर्ड कर रहा है जो डिजर्व नहीं करता है, ठीक है। मान लीजिए हम या फिर कोई और मतलब इंडिविजुअल जो स्टेट में रहने वाला है, वो कुछ वर्क कर रहे हैं स्टेट के लिए, ठीक है, लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, उसका कंट्रीब्यूशन कम है, ठीक है, लेकिन स्टेट क्या कर रहा है कि जो रिसोर्सेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर वो उसे रिवॉर्ड दे रहा है, रिकॉग्निशन दे रहा है जो उसको डिजर्व ही नहीं करता है, ठीक है, लेकिन जो डिजर्व कर सकता है, जो डिजर्व कर रहा है, जो एक्चुअली वर्क कर रहा है, जो एक्चुअली पूरा डिवोट है स्टेट के लिए, वेलफेयर बनाने के लिए, उसे वो मतलब रिवॉर्ड दे ही नहीं रहा है, उसे वो और सप्रेस कर रहा है, तो क्या होगा, ये जो फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी होगी ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है स्टेट के लिए, कि वो रिवॉल्यूशन लाते आए स्टेट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट देते हुए एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि मान लीजिए स्टेट के किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, टेरिटोरियल हो, किसी भी एस्पेक्ट्स में अगर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वो डिसप्रोपोर्शनलिटी हो रहा है, ठीक है, वो एक अच्छे मतलब प्रोपोर्शनल वे में नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या होगा कि ये रिवॉल्यूशन का रूप ले सकता है, ठीक है। और ये सारे पॉइंट को वो कंक्लूड करते हुए ये कहते हैं क्या कि ये सारे जो चेंजेस हैं ये नेचुरल है, ठीक है, और ये एक ह्यूमन मतलब ह्यूमन बींग्स का ये फीचर्स है, ठीक है, क्योंकि उनका ये मानना है क्या कि हर जो इंडिविजुअल्स हैं, जो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट से बने हुए लोग हैं, ठीक है, वो प्रीफर करते हैं बदलाव को आना, ठीक है, इसीलिए बदलाव को हम लोग नकार नहीं सकते, ये नेचुरल है, इसे हमको मतलब कि एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और हम लोग ये भी जानते हैं क्या कि एरिस्टोटल जो है वो एक प्रैग्मेटिक थिंकर है, वो एक प्रैक्टिकल थिंकर है, ठीक है, वो सभी चीज़ों को अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे अपने वो प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू देखते थे, इसीलिए वो कहते क्या कि ये जो सारा कुछ जो चेंजेस आप देख रहे हो ये नेचुरल है, ये स्टेट में होगा ही होगा, ठीक है, इसीलिए आप इसे ख़त्म तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी, आप इसे पकड़ सकते हो कि इसका रीज़न क्या हो रहा है और इसका सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करवा सकते हो, यही बताना चाहते थे अपने वो इस रिवॉल्यूशन का मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसका जनरल कॉज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ तक समझा कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर कॉज क्या था, जनरल कॉज क्या था रिवॉल्यूशन को लेकर के, ठीक है। अब हम लोग ये समझते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए वेस्ट में, प्रोफेसर मैक्सी, ठीक है, जिन्होंने एरिस्टोटल के जो वर्क है द पॉलिटिक्स उसको काफ़ी अच्छे तरीके से अध्ययन किया, काफ़ी अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई किया, और उन्होंने भी कुछ सेवरल रीजंस दिए हैं, कुछ कारण बताए हैं कि इसके लिए रिवॉल्यूशन क्यों हो रहा है, और ये एरिस्टोटल की थ्योरी पे ही बेस्ड है, जो एरिस्टोटल ने डिस्क्राइब किया है अपने पॉलिटिक्स के बुक में, ठीक है, उसी के बेस्ड पे प्रोफेसर मैक्सी ने भी इस चीज़ को कुछ पॉइंट्स को दिया है, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को पिक आउट किया है, जिसमें से पहला है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिसेज, कि गवर्नमेंट में अगर कुछ इंस्टीट्यूशन है, कुछ ऑफिसेज अगर वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जा रहे हैं, ठीक है, कुछ तबके के लोगों को ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ मतलब स्पेसिफिक क्लास के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये जो अनइक्वल है, जो अनइक्वालिटी चल रहा है, ठीक है, ये क्या होगा कि ये भी कारण होगा। फिर दूसरा होगा कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कुछ अथॉरिटी है स्टेट में, मान लीजिए मेरे पास अथॉरिटी है लॉ बनाने का, ठीक है, लेकिन उसका हम अपने जो पावर है उसका दुरुपयोग दुरुपयोग करने लगते हैं अपने हित के लिए, ठीक है, अगर हम उसका मिसयूज करेंगे
तो हमारे लिए ही खतरनाक हो सकता है। और ये क्या होगा, क्योंकि बाकी लोग उस चीज़ से तंग आकर के हमारे खिलाफ रिवोल्ट करेंगे, रिवॉल्यूशन लाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं क्या, कि वो इनजस्टिस को बोलते हैं कि अगर अन्याय हो रहा है किसी के साथ, वो रिवॉल्यूशन ला सकता है। केयरलेस रिक्रूटमेंट हो रहा है। केयरलेस रिक्रूटमेंट का कहने का क्या मतलब हुआ, कि अगर मान लीजिए आपको स्टेट में किसी इंस्टीट्यूशन के लिए किसी को अपॉइंट करना है, किसी को रिक्रूट करना है, लेकिन आप उसे अनऑफिशियल तरीके से कर रहे हैं, केयरलेस तरीके से कर रहे हैं, जो उसको डिजर्व ही नहीं करता है, तो ये भी क्या होगा कि ये रिवॉल्यूशन ला सकता है, क्योंकि वो अपना वर्क को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, अपना वर्क को अच्छे तरीके से स्टेट को डिलीवर नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट बताते हैं पॉइंट क्या, कि अनवांटेड एक्सपेंडिचर। मान लीजिए स्टेट के पास कुछ रिसोर्सेज है, लेकिन वो मतलब कि बिना मतलब का खर्चा किया जा रहा है, ठीक है। अगर वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ा रहा है, जबकि उसका कुछ रिक्वायरमेंट है ही नहीं स्टेट में, तो वो अनवांटेड एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, बहुत बड़ा कारण बनेगा किसका, रिवॉल्यूशन का, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं क्या, कि जेलसी। मान लीजिए किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे हम लोगों ने पहले समझा कि अगर किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है, लेकिन मेरे हम लोग देख रहे हैं कि आखिर वो इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, आखिर वो ही इतना टाइम तक क्यों रूल कर रहा है, ठीक है। तो ये जो जेलसी होगा हमारे अंदर, हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ठीक है, वो डिजर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर फिर भी हमारे अंदर का जेलसी आ रहा है, तो जेलसी क्या होगा, रिवॉल्यूशन का रूप ले सकता है। फिर वो नेक्स्ट आर्गुमेंट देते हुए कहते हैं क्या, कि अगर मान लीजिए हम लोग माइनर चेंजेस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि एरिस्टोटल ने भी कहा था कि अगर हम लोग रूलिंग क्लास माइनर चेंजेस को नेग्लेक्ट करता है, तो वो रिवॉल्यूशन को आमंत्रण दे रहा है। उसी तरह प्रोफेसर मैक्सी भी कहते हैं कि अगर माइनर चेंजेस को अगर आप नेग्लेक्ट करोगे स्टेट में, तो बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन का रूप ले सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट देते हुए ये भी कहते हैं कि मान लीजिए अगर इमाइग्रेशन हो रहा है आउटसाइड से, जो एरिस्टोटल ने कहा था कि फॉरेनर्स अगर आ रहे हैं, इनफ्लो हो रहा है उनका, तो वो भी रिवॉल्यूशन का रूप ले सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट देते हुए प्रोफेसर मैक्सी क्या कहते हैं, कि अगर बिना मतलब का, बिना कारण का अगर आप फोर्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी भी तरह का फोर्स हो सकता है, मान लीजिए आप लॉ कोई बिना मतलब का इम्पोज कर रहे हैं, या फिर पुलिस प्रोटेक्शन का आप गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, अपना अथॉरिटी का गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो बिना मतलब का जो आप फोर्स का यूज़ कर रहे हैं स्टेट के ऊपर किसी भी चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये सारे कारण क्या होते हैं, रिवॉल्यूशन को जन्म देने का कारक बन जाते हैं। और ये स्टेट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव लेते आता है रिवॉल्यूशन के माध्यम से। और ये स्टेट के लिए सही नहीं है, बल्कि ये स्टेट को और ज़्यादा अनस्टेबल बनाता है, गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा कमज़ोर करता है, क्योंकि अगर स्टेट में स्टेबिलिटी रहेगी ही नहीं, गवर्नमेंट ही को स्टेबल नहीं रह पाएगा, तो वो क्यों काम करेगा, मतलब किस तरीके से वो काम कर सकता है। वो हमेशा वो स्टेट में स्टेबिलिटी बनाने में ही अपना टाइम पास करता रहेगा, कि स्टेट को कैसे हम लोग स्टेबल रखें, वो हमेशा इस बारे में ही सोचता रह जाएगा। और इस प्रकार से क्या हुआ कि कभी भी स्टेट में स्टेबिलिटी आएगी ही नहीं आएगी, ठीक है। तो यही बात कौन कहते हैं, प्रोफेसर मैक्सी, किसको, जब उन्होंने जो एरिस्टोटल का जो वर्क है पॉलिटिक्स, उसको काफ़ी गहन अध्ययन किया, तब उन्होंने भी ये काफ़ी सारे पॉइंट फाइंड आउट किया था, ठीक है। गेटिंग इट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आखिर एरिस्टोटल ने ये बताया कि जो रिवॉल्यूशन है वो नेचुरल है, वो स्टेट में होंगे, ठीक है, वो पर्टिकुलर फॉर्म में भी हो सकता है, वो जनरल फॉर्म में भी हो सकता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि एरिस्टोटल जो है वो प्रैक्टिकल थिंकर है, तो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बल्कि वो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसी तरह एरिस्टोटल ने काफ़ी यूजफुल मेथड से सजेस्ट किया है कि हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रिवॉल्यूशन को स्टेट में होने से, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समझना कि हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रिवॉल्यूशन से स्टेट में, कि स्टेट में ना हो और उसका कोई भी साइड इफेक्ट ऐसा कुछ ना हो, कोई भी ऐसा हार्मफुल इफेक्ट ना हो कि स्टेट को काफ़ी ज़्यादा वो इंस्टेबल बनाए या स्टेट को लॉस करे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे का जो पहला आर्गुमेंट देते हैं एरिस्टोटल, वो क्या कहते हैं कि स्टेट को इसका ध्यान रखना चाहिए कि वो कल्टीवेट करे स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस, किसके, सिटीजन्स के बीच में, ठीक है, वहाँ के जो नागरिक स्टेट में रहने वाले उन लोगों के बीच में ये स्पिरिट लाए, ठीक है, कि वो लोग हार्मनी के साथ रहे, वो लोग एक दूसरे का कॉपरेट करे, कॉपरेशन के साथ रहे, ना कि एक दूसरे के बारे में जेलसी फील करे, ठीक है। और ये काम कौन करेगा, ये कल्टीवेट करने का काम करेगा कौन, स्टेट करेगा, कि वो स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस कल्टीवेट करे हर एक सिटीजन्स के अंतर्गत, ताकि वो हार्मनी के साथ रहने के बारे में सोचे, ना कि रिवॉल्ट करने के बारे में सोचे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या देते हैं, तो कहते हैं क्या कि स्टेट का ये फर्ज बनता है, ये ड्यूटी बनता है कि वो वहाँ पे रहने वाले हर एक सिटीजन्स को एजुकेट करे, ठीक है, शिक्षा प्रोवाइड करे, किस चीज़ का, सिविक वर्चूज का, ठीक है। वो वहाँ पे उन लोगों को वर्चुअस बनाए, नॉलेजेबल बनाए, ठीक है, उन लोगों के अंदर बौद्धिक ज्ञान दे कि वो लोग सोच सके, समझ सके, ये डायलेक्टिक्स कर सके, तर्क वितर्क कर सके कि स्टेट के लिए क्या अच्छा है, ना कि वो खुद के बारे में सोचे कि हम कुछ कर पा रहे कि नहीं, हमारा रोल हो रहा है कि नहीं, हमें इक्वालिटी मिल रही, जस्टिस मिल रही है कि नहीं। इसके साथ साथ वो ये भी सोचे कि क्या जो हो रहा है वो स्टेट के लिए सही है या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का जो होगा, ये जो फीलिंग होगा, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो वर्चुअस लाए हर एक सिटीजन के अंदर एजुकेशन के माध्यम से, ठीक है। फिर कहते हैं क्या कि
हमें स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी लाना पड़ेगा कि उन्हें हर एक सिटीजन्स को आपको ये एहसास दिलाना पड़ेगा एजुकेशन के माध्यम से कि हम सबके ऊपर संविधान है, ठीक है, जो हमें बता रहा है, जो हमें गाइड कर रहा है कि हमें स्टेट को किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है, स्टेट को किस तरीके से वेलफेयर बनाना है, ठीक है। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट आर्गुमेंट देते हुए एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो पैट्रियोटिज्म का फीलिंग लाए, ठीक है, वो वीनेस का फीलिंग लाए, ठीक है, वो राष्ट्रवाद का फीलिंग लाए हर एक सिटीजन्स के अंदर कि वो अपने राष्ट्र के बारे में सोचे, अपने वो राष्ट्रहित के बारे में सोचे, ना कि वो खुद के बारे में। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा पैट्रियोटिज्म फीलिंग का इनकलकेट करने का हर एक सिटीजन्स के अंदर, तो वो स्टेट का होगा, ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं, कहते क्या कि स्टेट शुड ट्रीट द कॉज गिविंग राइज टू रिवॉल्यूशन, ठीक है। फिर इसके माध्यम से सुनाना चाहते हैं कि स्टेट को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई भी कारण अगर आ रहा है जिससे वो रिवॉल्यूशन ले सकता है, ठीक है, ऐसा कोई भी कारक उसे दिख रहा है तो उसे काफ़ी अच्छे तरीके से वो ट्रीट करे, उसे वो टाइम दे करके उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, ना कि उसको इग्नोर करे, ठीक है। तो वही कहते हैं क्या कि अगर राइज ऑफ रिवॉल्यूशन का कोई भी कारण स्टेट को दिखता है तो उसे उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना चाहिए, ना कि उसे इग्नोर करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट देते हुए एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि स्टेट में या फिर कहीं भी किसी भी तरीके का इंस्टीट्यूशन में अचानक से सडन चेंजेस नहीं आता है, उसके पीछे बहुत धीरे धीरे का स्टेप बाय स्टेप रीज़न रहता है कि जाकर के जब अल्टीमेट टाइम तक पहुंच जाता है तब जाकर के रिवॉल्यूशन होता है। ऐसा नहीं कि मुझे एक प्रॉब्लम हुआ और हम तुरंत से रिवॉल्ट कर देंगे, ऐसा भी स्टेट में नहीं होता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है कि स्टेट को केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या स्टेट में कोई बदलाव आ रहा है, हर एक इंडिविजुअल के अंदर कैसा कैसा फीलिंग आ रहा है, ठीक है, वो लोग क्या चाह रहा है, वो लोग का जो विल है, वो लोग का जो चाह मतलब कि वो लोग जो चाह रहा है, वो लोग का नीड है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सारा चीज़ को ऑब्जर्व करना किसका काम है, स्टेट का काम है। इसीलिए वो सभी स्मॉल चेंजेस को भी ऑब्जर्व करे, ठीक है, और इससे क्या हुआ कि स्टेट प्रिवेंट कर सकता है कोई बड़ा रिवॉल्यूशन होने से। फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट देते हुए मतलब एरिस्टोटल कहते हैं क्या कि कोई भी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पावर आप मतलब किसी इंडिविजुअल को आप नहीं दे सकते हैं, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के पास आप नहीं दे सकते हैं कि पूरा स्टेट का अथॉरिटी आप उसके पास दे दिए कि आप लोग लॉ बनाओ, आप लोग इम्प्लीमेंट करो, आप लोग जुडिशरी को चरण करो, ठीक है। ऐसा मतलब कि एब्सोल्यूट पावर आप किसी भी पर्सन को या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को नहीं दे सकते हैं जो पूरे स्टेट के बिहाफ पे डिसीजन ले, क्योंकि ये बहुत ही गलत है, ठीक है। और ये टिरानी को भी ला सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा करप्शन ला सकता है, और ये मतलब जो फीलिंग ऑफ एब्सोल्यूट होगा ना कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये बहुत ही बड़ा कारक होगा कि वो रिवॉल्यूशन ला सकता है स्टेट में। फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट देते हुए एरिस्टोटल कहते हैं क्या कि मान लीजिए अगर आप किसी पब्लिक ऑफिस के लिए किसी को अलॉट कर रहे हो, किसी को हायर कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी मतलब कि इंसान, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी क्लास लेफ्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी छूट नहीं जा रहा है, हर एक को इक्वालिटी मिल रहा है, हर एक को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, और एक प्रॉपर सिलेक्शन के थ्रू ही किसी का मतलब कि अलॉटमेंट हो रहा है, किसी का रिक्रूटमेंट हो रहा है, ना कि इन फेयर वे से हो रहा है, ठीक है। कभी भी इन फेयर वे से नहीं होना चाहिए, हमेशा फेयर तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अगर अनफेयर तरीके से आप किसी को रिक्रूट करोगे तो ये रिवॉल्ट हो सकता है, रिवॉल्यूशन ला सकता है, ठीक है। इसीलिए आपको फेयर तरीके से सारा कुछ करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट वे में करना पड़ेगा अगर आप किसी ऑफिस के लिए किसी को रिक्रूट कर रहे हो स्टेट में, ओके। फिर जो नेक्स्ट आर्गुमेंट देते हैं ट्रेडर, वो क्या कहते हैं कि जो स्टेट का जो फाइनेंस है, जो स्टेट का जो मतलब कि वेल्थ है, ठीक है, वो पब्लिक कंट्रोल में होना चाहिए, वो पब्लिक कंट्रोल के एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, ना कि आप किसी मतलब किसी अथॉरिटी को आप दे करके रख दो, ठीक है, जो अपने मनमाने तरीके से एक्सपेंडिचर कर रहा है स्टेट में, और मतलब अपने मनमाने तरीके से सारा धन को खत्म कर रहा है और बाकी लोगों को कुछ मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं शटल के कहते हैं कि जो फाइनेंस है वो पब्लिक कंट्रोल में होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट वे में होना चाहिए, ठीक है। उस पे मतलब कि पब्लिक का भी अपना से होना चाहिए, राइट टू से होना चाहिए कि उसका भी अधिकार हो कि वो कुछ डिसाइड करे, वो एडवाइस कर सके कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो स्टेट के लिए रिक्वायर्ड है भी या नहीं है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट किसके लिए वर्क कर रहा है, स्टेट तो वर्क कर रहा है इंडिविजुअल के लिए कि उसको वेलफेयर बना सके, हर एक लोगों के लिए वेलफेयर का काम कर सके, और इससे क्या हो कि स्टेट प्रॉस्पर बनेगा। तो ओवरऑल हर एक पीपल के पास, हर एक इंडिविजुअल के पास, सिटीजन्स के पास भी राइट टू से होना ही चाहिए। और इतनी सारी रेमेडीज को बताते हुए, इतने सारे कारक को बताते हुए टोटल हमें ये समझाना चाहते हैं कि हम लोग इस तरीके से मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं कि स्टेट में रिवॉल्यूशन ना हो। अगर हो भी रहा है, ऐसा कारण बन रहा है, तो हम लोग इस तरीके से कॉप आउट कर सकते हैं रिवॉल्यूशन से कि ऐसा सिचुएशन हम लोग क्रिएट ही ना होने दे कि रिवॉल्यूशन हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि जो एरिस्टोटल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है रिवॉल्यूशन को लेकर के,
उस पर कई सारे थिंकर्स ने क्रिटिसाइज किया है। तो चलिए हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखते हैं, उनको क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट को, ठीक है। तो फ्रेंड्स कई सारे स्कॉलर उनके कुछ पॉइंट्स को क्रिटिसाइज करते हैं, ये कहते हुए कि जो एरिस्टोटल का जो पॉइंट ऑफ व्यू रिवॉल्यूशन को लेकर के वो काफ़ी नैरो माइंडेड है, ठीक है, वो काफ़ी नैरो फॉर्म में। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जो रिवॉल्यूशन है वो सिर्फ पॉलिटिकल चेंजेस ला रहा है। क्योंकि हम लोग देखें कि जितना ही बात वो कर रहे हैं वो जनरली स्टेट के लिए बोल रहे हैं, वो पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में ही बोल रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं क्या कि उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से कॉम्प्रहेंसिवली डिस्क्राइब नहीं किया है, उन्होंने सोशल चेंजेस को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर दिया है। और इसी पॉइंट को लेकर के काफ़ी सारे स्कॉलर्स उसको मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, उसका आलोचना करते हैं, ठीक है। फिर कुछ थिंकर्स ये भी कहते हैं कि उन्होंने जो रिवॉल्यूशन है उसको एज ए नेगेटिव रोल के तौर पे दिखाया है। रिवॉल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे थिंकर का कहना है कि उन्होंने रिवॉल्यूशन तो दिया लेकिन उसके पीछे का जो फैक्ट है, ठीक है, उसे उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे थिंकर कहते हैं क्या कि वो लोकोमोटिव ऑफ हिस्ट्री पे चल रहे हैं, कि जैसा उन्होंने ऑब्जर्व किया, जैसा वो देखते आ रहे हैं, बस उसके बेसिस पे उन्होंने अपना थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन दे दिया। लेकिन उसके पीछे का जो पॉजिटिव पॉइंट है, उसके पीछे का जो कारण है, जो एग्जैक्ट फैक्ट है, उसे वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। और इस तरीके का आर्गुमेंट देते हुए कई सारे स्कॉलर्स, कई सारे थिंकर उसे क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स इतने सारे क्रिटिसिज्म के बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब कि एक थ्योरी देते हैं, इसीलिए उनका काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है उनके इस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। क्योंकि अगर हम लोग बात करें प्लेटो की, तो वो बात करते थे पॉलिटिकल फिलॉसफी का, ठीक है, वो हमेशा रियल वर्ल्ड का बात करते थे। लेकिन अगर हम लोग एरिस्टोटल का बात करें तो वो एक प्रैग्मेटिक थिंकर थे। तो हम लोग दोनों को एक साथ तो लेकर के नहीं चल सकते हैं, क्योंकि प्रैग्मेटिक थिंकर का मतलब ही होता है कि वो प्रैक्टिकल अप्रोच पे बेस्ड हो, ठीक है, वो अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपना वो थियरीज थे, ठीक है। और इसीलिए वो एम्पेरिकल अप्रोच अपनाते थे कि उन्होंने जो एब्जॉर्ब, जो उन्होंने हिस्ट्री से सीखा, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उसके बेसिस पे उन्होंने अपना थ्योरी डिस्क्राइब किया, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको नकार नहीं सकते हैं, ना ही उसे हम लोग गलत साबित कर सकते हैं, ठीक है। और इस यही सब सारा कारण बना के उसे मतलब ये कहना, इतने सारे कंट्रीब्यूशन के बाद उसे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। अगर हम लोग कुछ मतलब कि थिंकर्स को हटा दें, ठीक है, तो काफ़ी सारे थिंकर्स इनके जो थ्योरीज है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं, ठीक है। और कुछ स्कॉलर, कुछ थिंकर तो ये भी कहते हैं, जिसमें से एक कॉलरिज है, जो कहते हैं क्या कि जितने भी मतलब फिलोसफर, यहाँ पे एवरीवन का यूज किया गया है, एवरीवन इज बोर्न आइदर अ प्लेटोनिक और एन एरिस्टोटेलियन, ठीक है। यहाँ पे जो एवरीवन है वो कहने का मतलब कि जितने भी सारे थिंकर्स हुए हैं, जितने भी सारे फिलोसोफर हुए हैं, ठीक है, वो या तो प्लेटो के मतलब थ्योरीज पे बेस्ड होकर के अपना थ्योरीज दिए हैं, उसी को मॉडिफाई करके, या तो फिर एरिस्टोटल की थ्योरी को बेस्ड होकर के उस पर थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, आर्ट लगा करके उन्होंने अपना थ्योरी दिया है, ठीक है। गॉट इट। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, आप कितना भी कुछ कर लो, प्लेटो को और एरिस्टोटल के जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि प्लेटो की थ्योरीज पे ही बेस्ड होकर के, उसी से मतलब कि इन्फ्लुएंस होकर के एरिस्टोटल ने भी अपने काफ़ी सारे थ्योरीज दिया। भले वो इनके क्रिटिसिज्म भी मतलब करते काफ़ी ज़्यादा, मतलब अपने ग्रुप प्लेटो का, लेकिन उन्होंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा और काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन भी होता है उनके आइडियोलॉजीज का एरिस्टोटल के आइडियोलॉजी में, ठीक है। इसीलिए आप नकार नहीं सकते हैं। और बहुत सारे थिंकर्स कहते हैं इसीलिए कि आप जितने भी फिलोसोफर हैं, या तो आप प्लेटो के थ्योरी पे चल सकते हैं, या तो आप एरिस्टोटल के रास्ते पे चल सकते हैं, लेकिन आप नकार नहीं सकते दोनों को, ठीक है। क्योंकि ये दोनों के थ्योरीज को ही सबको मॉडिफाई करके, उसको आर्ट लगा करके वो बाकी सारे लोग इसको प्रेजेंट कर रहे हैं सबके सामने, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, आखिर रिवॉल्यूशन का जरूरत क्यों पड़ता है स्टेट में, रिवॉल्यूशन कैसे होता है, एरिस्टोटल का इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, उसने इसका क्या कारण बताया है, उन्होंने कैसे इसको डिवाइड किया पर्टिकुलर कॉज और जनरल कॉज में, फिर कैसे उन्होंने इसका सारा सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाया कि आखिर स्टेट में ये होता है, ये नेचुरल है, तो हम लोग कैसे इसे कॉप आउट कर सकते हैं, कैसे हम लोग इससे जीत सकते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।